कराक्रम हाईवे रीलोकेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सी पैक मंसूबों में शिरकत जारी रखूंगा और इसमें शामिल मजीद कारकुनों को मदद फराहम करूंगा। हमारा जो इलाका है ये एक सेम ज़दा इलाका है। यहाँ पे सबसे जो फार्मर जो किसान इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि जब पानी आ जाए तो उस वक़्त लेट ना करे। जो पोटैटो रिसर्च जो साहिवाल के साइंसदानों ने अपनी शबाना रोज़ काविशों से जो वैराइटीज़ डेवलप की हैं, तो ये हमारी वैराइटीज़, इनका जो यील्डिंग पोटेंशियल है वो वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं से जनरली बात करूं तो ये हमारी जो बाहर से हम सीड इंपोर्ट करते हैं उसके एट पार हैं और कुछ वैरायटी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हाल ही में सी पैक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले 34 पाकिस्तानियों को गैर मामूली कारकर्दगी पर चीनी सफ़ीर नोंगरों और पाकिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल साहब ने एवॉर्ड से नवाजा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। पिछले साल सी पैक मंसूबों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इस बार मुंतखब किए गए 34 बेहतरीन मुलाजमीन का ताल्लुक सी पैक के मुख्तलिफ मंसूबों से है। वो न सिर्फ मुख्तलिफ मंसूबों के शराकतदार और मामार हैं, बल्कि सी पैक के गवाह और तरक्की दहिंदा भी हैं। सी पैक के तमाम अहम मंसूबों में कराक्रम हाईवे चीन पाकिस्तान दोस्ती सड़क के नाम से जानी जाती है। दोनों ममालिक को जोड़ती है। डॉक्टर रहमत अली, जिन्होंने चीन की शियानचाओ थंग यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल मेडिसिन के शोबे में ग्रेजुएशन किया, उन्होंने बेहतरीन काम के माहौल की वजह से KKH की तामीर नो और देखभाल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने इस सरकारी नौकरी का इंतखाब अपने मुल्क के लिए किया। मैं पाकिस्तान और सी पैक की तरक्की में किरदार अदा करना चाहता हूँ। कराकोरम का सिलसिला अपनी बर्फपोश नाकाबिले यकीन पहाड़ी चोटियों के लिए मशहूर है। दुनिया के सबसे ज्यादा अर्जियाती तौर पर फाल खित्तों में से एक, हाईवे को बरकरार रखना यकीनी तौर पर कोई आसान काम नहीं था। तकरीबन हर रोज तामीराती अमले को गिरने वाली चट्टानों और तबाहकुन बर्फानी तोदे का सामना करना पड़ता है। एक हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टर रहमत और उनके साथियों को KKH से आगे पीछे शटल करना पड़ा। मैं यहाँ का वाहिद रेजिडेंट फिजिशियन हूँ। सुबह मेरा पहला काम दिन के इन्हेदाम के मंसूबे के बारे में जानना है, जिसके बाद मैं तामीराती जगह पर पहुँच जाता हूँ। साइट पर मेरी जिम्मेदारियों में ट्रैफिक कंट्रोल का मुआयना, कबल अज वक्त वार्निंग और बहरान का खुसूसी हल वगैरह शामिल हैं। वबा के दौरान मुझे तमाम लोगों के कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल की पैरवी को यकीनी बनाना होता है और जख्मियों को हंगामी इलाज फराहम करना होता है। 34 साल के रहमत KKH से 7 सालों से वाबस्ता हैं। अपने बेहतरीन साल इस काम के लिए वक्फ कर रहे हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कराक्रम हाईवे रीलोकेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सी पैक मंसूबों में शिरकत जारी रखूंगा और इसमें शामिल मजीद कारकुनों को मदद फराहम करूंगा। थरकोल माइन एंड पावर प्रोजेक्ट सी पैक का एक और अहम मंसूबा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोयले की कान है। कोयले के वाफर ज़खायर न सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई की शदीद किल्लत को दूर करने में मदद फराहम कर सकते हैं, बल्कि कौमी तवानाई की सलामती को भी यकीनी बनाते हैं। थरकोल माइन ने सी पैक और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पहले कोयले से बिजली के इंतजाम के मंसूबे के तौर पर तामीर कुनंदगान के एक ग्रुप को जमा किया है। मेरा नाम गुल हसन है और मैं साइनो सिंध रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड में माइनिंग मैनेजर हूं। मैं कोयले की कान की हिफाजती पैदावार और मयारी इंतजाम का इंचार्ज हूं। थर के कोयले की कान जहां गुल हसन काम करते हैं, मुकामी लोगों की रोजी रोटी के लिए अहम है। मैं गुज़श्ता 3 सालों से इस शानदार इदारे का हिस्सा हूं और मुझे यहां काम करने और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तरजीही मंसूबे का हिस्सा होने पर फख्र है। जब गुल हसन ने पहली बार इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की तो किसी को यकीन नहीं था कि ये सख्त मुकामी माहौल और वबा की वजह से ये मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। अपने चीनी हम मनसबों के साथ मिलकर काम करने से मुझे उनकी काम के साथ लगन के बारे में सीखने का मौका मिला। उनकी रहनुमाई अनमोल साबित हुई है। हमने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाया है, खासतौर पर वबाई सूरत हाल के दौरान, लेकिन मेहनती जज्बे के साथ ये सब मुमकिन हुआ।
वो एक माहिर कानकुनी मैनेजर है जिसके पास वसी तजुर्बा है। वो कानकुनी की टेक्नोलॉजी और हिफाजती मयार के इंतजाम में अहम किरदार अदा करता है। उसने चीन और पाकिस्तान से कानकुनी की टेक्नोलॉजी और इंतजामी तसव्वुरात को कामयाबी के साथ जोड़ा है। उसने न सिर्फ ये काम निफासत से मुकम्मल किया बल्कि उसने 500 पाकिस्तानी मुलाजमीन को तरबियत भी फराहम की। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा चीन के दौरान जिक्र किया था, थर कोल पावर प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान सिर्फ दरामदी ईंधन की मद में $6 अरब से ज्यादा की बचत करेगा। ये सुनकर गुल हसन को बहुत फख्र हुआ। अल्लाह ताला के फजलो करम से 31 जनवरी 2022 को थर कोल फील्ड्स में ब्लॉक 1 के कोयले के गड्ढे से लिग्नाइट कोयले का पहला बेलचा निकाला गया। अब तक थर कोल प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके फराहम किए हैं। पाकिस्तानी मुलाजमीन ने अपने फ़राइज़ शानदार तरीके से अंजाम दिए और इस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी बन गए। सीपैक के दूसरे मरहले के दौरान पाकिस्तान की मजमूई इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए चीन पाकिस्तान ताउन की तवज्जो ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सनती पार्कों पर मरकूज हो गई है। एक ज़राई माहिर को शानदार पाकिस्तानी स्टाफ के तौर पर नवाजा गया। मैंने वुहान हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ज़राअत में पीएचडी की डिग्री हासिल की। दोनों मुल्कों के लिए काम करना मेरा हमेशा से ख्वाब था। एलटेक और चिली यानी मिर्च के प्रोजेक्ट्स ने मुझे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने के अपने ख्वाब को पूरा करने के काबिल बनाया है। इस चिली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मंसूबे ने न सिर्फ जदीद चीनी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान मुंतकिल किया है बल्कि इसने मुल्क में लाखों मुलाजमत के मौके भी पैदा किए हैं। 3 साल पहले चीनी तकनीकी माहिरीन की एक टीम ने पाकिस्तान में आबो हवा, दर्जा हरारत, मिट्टी और दीगर अवामल की पैमाइश और तज्जिया करने के लिए 5,000 किलोमीटर का सफर किया। उन्होंने अच्छी तरह जांच के बाद दरियाफ्त किया कि यह जमीन मिर्च लगाने के लिए बहुत मौजू है। उन्होंने हैदराबाद, मुल्तान, कसूर, ओकाड़ा, लाहौर और दीगर पाकिस्तानी शहरों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का आगाज किया। हमने हाल ही में सिर्फ 7 दिनों में 4.3 मिलियन पौधों की नर्सरी लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान में नर्सरी सोइंग का ये एक नया रिकॉर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में मिर्च के मंसूबे का पौधे लगाने का रकबा 2,965 एकड़ है, जो हजारों मुकामी लोगों को मरहलावार रोजगार फराहम कर सकता है और इससे 7,000 से 8,000 टन खुश्क मिर्च की पैदावार मुतवक्को है। इसके साथ ही मिर्च के पौधे लगाने के तजर्बाती मुजाहरे के खेत को 3 से 5 साल के अंदर 105 से बढ़ाकर 247 एकड़ तक कर दिया जाएगा और 2025 के आखिर तक चीन पाकिस्तान फूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। एलटेक सीपैक चिली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट का इंचार्ज मंसूबा है। ये पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक शानदार इकदाम है। मैं तकनीकी माहिरीन के एक ग्रुप का इंचार्ज हूँ। एलटेक तकनीकी शोबा कई पीएचडीज, ज़राअत में मास्टर डिग्री ग्रेजुएट और मिर्च के माहिरीन पर मुश्तमिल है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि इमरान नियाज़ी मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैला रहा है। इसी एजेंडे के तहत मुस्लिम लीग नून को 2013 से एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहम ट्वीट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस ट्वीट में उनका कहना है कि इमरान नियाज़ी मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैला रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अज़हर से। नवीद अज़हर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, मजीद क्या कहना है उनका इस ट्वीट में? कि इमरान नियाज़ी ने नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से जो हटाया गया, उसके हवाले से जो मुहिम थी उसका वो हिस्सा थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया और 2013 से वो मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी जो है वो फैला रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान की सियासत ने मुआशरे और रियासती इदारों जो है वो उनको कमज़ोर किया है और माशरे को तकसीम किया है। इसके अलावा उनकी मनफी तर्ज अमल जो है वो सियासी कल्चर को उससे ज़हर आलूदा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर आपका। सियासी कल्चर को जहर आलूदा किया गया है और एक एजेंडे के तहत मुस्लिम लीग नून को 2013 से एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया गया। इमरान खान की सियासत ने माशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमज़ोर किया, अफरा तफरी फैलाई है। इमरान नियाज़ी ने मुल्क में और इंतशार को भी प्रमोट किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उनका कहना था कि इस मखसूस एजेंडे के तहत मुस्लिम लीग नून को 2013 से
انتقام اور احتساب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عمران نیازی نے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی ہے۔ نوید اظہر سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ نوید اظہر، کہیے گا کہ انتشار اور سیاست، نفرت کی سیاست کو پروموٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس انتشار کی وجہ سے جو ہے کس حد تک معیشت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوئی اور کس حد تک عنان اقتدار اور مجموعی طور پر ملک کی ساکھ جو ہے وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر متاثر ہوئی؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو پولرائزیشن ہے پولیٹکس کے اندر اور جو لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی پالیسیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی سیاست ہے۔ اور آج اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو میاں محمد نواز شریف نے جو ملک میں سیاسی استحکام اور وہ بہتری کی طرف جو ملک گامزن تھا، ان کو جو سیاسی منظرنامے سے ہٹایا گیا، اس مہم کا بنیادی حصہ جو تھے وہ عمران نیازی تھے، اور ان کے علاوہ مسلم لیگ نون کو احتساب کے نام پر پچھلے پورے دور میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور عمران خان نے 2013 سے یعنی اس حوالے سے نعرے بازی شروع کی اور پاکستان میں سیاسی جو کلچر ہے اس کو زہر آلودہ کیا گیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس نے نہ صرف یہ کہ معاشرے کو تقسیم کیا بلکہ ریاستی اداروں کو بھی کمزور کیا ہے، اور اس کلچر کا سیاسی میدان میں اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید اظہر آپ کا ہمیں تفصیل سے اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ ان کے علاوہ مٹیاری سے لاہور 660 kV HVDC ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ، اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ اور سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے تمام ورکرز کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ انہوں نے تقریب کے دوران سیکھنے، ترقی اور ٹیلنٹ کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے پر سی پیک اور کاروباری اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ برس آنے والے سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا اور صوبائی سندھ میں فصلوں کی پیداوار میں کم از کم 30% کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں چاول برآمد کنندگان چاول کی پیداوار اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے 330 ایکڑ پہ چاول کاشت کی ہے، جس میں پر ایکڑ کے حساب سے 70-75 من ایکڑ نکل رہا ہے، جو اچھی زمینیں ہیں۔ جو کچھ ہلکی زمینیں ہیں تو ان کا پھر کم نکلتا ہے، 40 من 50 من اس حساب سے۔ اب کچھ نہیں ہوا، سارے ڈوب گئے۔ 32 ایکڑ تھے، 32 ایکڑ ڈوب گئے پانی میں۔ اچھا جی ہاں بھائی، پورا آدھا نقصان ہے، آدھے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم لوگ جو چاول لگاتے ہیں نا، وہ پھر آدھے سے بھی زیادہ نقصان ہوئے۔ ابتدائی طور پر 2022 میں فصل کے لیے 9 ملین ٹن پیداوار متوقع تھی، تاہم چاول کی بوائی کے سیزن کے دوران نہری پانی کی کمی کی وجہ سے تخمینے پر نظر ثانی کر کے 8.6 ملین ٹن کر دیا گیا۔ اس میں سے صوبہ سندھ نے 2.3 ملین ٹن پیداوار کا تخمینہ لگایا، خاص طور پر اس کے چاول کے علاقے سے جو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پیداواری نقصان کا تخمینہ 1.8 ملین سے 1.9 ملین ٹن تک ہے۔ کھڑی فصلوں کے علاوہ سیلاب نے ذاتی استعمال کے ساتھ ساتھ اگلی فصل کے بیج کے لیے گھروں میں پڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ فصل کے نقصانات کا تخمینہ تقریباً 2.2 ملین ٹن لگایا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر غیر باسمتی یعنی موٹے چاول کی اقسام ہیں۔ سر، ہمارا جو انٹیریئر سندھ کا جو اپر سندھ کا ایریا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آپ شکارپور، لاڑکانہ، آپ کا دادو، بدین کے بھی کچھ علاقے متاثر ہوئے۔ تو بہرحال اوور آل جو ہے ہمارا تقریباً 40% کراپ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، 40 سے 50% کراپ ہمارا 86 کا جو ہے وہ تباہ ہوا ہے اس سال۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بھی ایڈ کروں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری پنجاب کے ایریاز میں 86 کی کراپ تھوڑی بڑی ہی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، تو وہ بھی تقریباً 10-12% اضافے کے تحت جو ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو وہ 30-35% پہ آ جائے گا۔ پیداوار بڑھانے کے لیے مقامی کسان کوشش کر رہے ہیں اور نقصانات سے تجربات حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ایک سیم زدہ علاقہ ہے۔ یہاں پہ سب سے جو
फार्मर जो किसान इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि जब पानी आ जाए तो उस वक़्त लेट ना करे। अगर उसने 15-20 दिन लेट कर दिया तो उसकी ज़मीन जो है वो नहर में पानी चलने की वजह से और खालों में पानी चलने की वजह से या साथ में जो किसान पानी भरेगा तो उसकी वजह से उसकी ज़मीन बहुत कम पैदावार देगी। तो एक तो टाइमिंग मस्ट है इसमें कि सबसे ज़्यादा जो है टाइमिंग को फोकस करना चाहिए। जैसे पानी आ जाए, क्योंकि हम जो है वो नहरी पानी पे हैं और बिल्कुल आखिरी बिराज है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 8.9 मिलियन टन चावल पैदा करता है, जबकि मुल्क में सिर्फ 4 मिलियन टन इस्तेमाल होता है। बाकी को बरामद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2021 की इसी मुद्दत के मुकाबले में जुलाई से नवंबर 2022 के दौरान पाकिस्तान की चावल की बरामदात में मजमूई तौर पर बासमती और गैर बासमती की मिकदार में तकरीबन 30% कमी और कीमत में तकरीबन 11% की कमी वाक़ई हुई है। ताहम चीन के कस्टम्स की जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2022 के पहले 10 महीनों के दौरान चीन ने पाकिस्तान से मुख्तलिफ इकसाम के चावल की 10 लाख टन से ज्यादा दरामद की है, जिसमें साल ब साल 41% इजाफा हुआ है। तो इसके साथ साथ जो है, अगर बासमती की अगर हम बात करें कोर्स वैरायटी की, तो कोर्स वैरायटी में सर हमारे पास पंजाब में PK 386 दो किस्म का आता है, एक सुपरी आता है, एक लाल आता है। इसके साथ साथ C9 हमारे यहाँ होता है इंटीरियर सिंध में, और एरी 6 होता है, और इसके बाद ब्रोकन राइस होता है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे चाइना की और मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज़ की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। ब्रोकन राइस से सर लोग जो हैं वो ग्लूकोज भी बनाते हैं और भी बहुत सारे क्रैकर्स वगैरह बनते हैं दुनिया मुख्तलिफ में। तो चाइना जो है इसका हमेशा बायर रहता है ब्रोकन राइस का, और हम ये देखते हैं कि चाइना की मार्केट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। हमारे चावल को वो लाइक इसलिए भी करते हैं कि हाइब्रिड सीड हम उनका यूज़ करते हैं, तो उनकी मार्केट से फेमिलियर जो चीज़ है वो हाइब्रिड राइस है, तो वो इस चावल को समझते हैं और उनकी क्वालिटी को हम समझ रहे हैं, तो वो बेहतर से बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारी वैरायटीज इस वक्त मौजूदा हालात में। CPEC के तहत पाकिस्तान और चीन के लिए ज़राई शोबे में तावन के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मुकामी किसानों के लिए इनका कहना था कि इन सालों में चावल की बढ़ती हुई पैदावार की बड़ी वजह चीन से दरामद किए गए हाइब्रिड बीज हैं। यहाँ पर मुझ समेत जो अक्सर जो ज़मींदार हैं वो जो चाइना के जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जो बीज हैं, हाइब्रिड को जो है वो हम अवलियत देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि अब हम ये हाइब्रिड का तजर्बा कर चुके हैं, और ये जो है आप ये समझ लें कि ये हाइब्रिड जो है जो डबल पैदावार देती है। अगर हम यहाँ के लोकल जो बीज थे उनको अगर इस्तेमाल करते थे वो 20 से 30 मन आती थी, और यहाँ पर अब जब हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपनाई है तो वहाँ पर पैदावार में 100 से 150 गुना इजाफा हुआ है, और कौन नहीं चाहेगा कि उनकी पैदावार में जो है वो 100 से 150 गुना इजाफा हो। तो इसलिए हम जो है वो मुत्तफिक हैं हाइब्रिड से, और ज़्यादातर तकरीबन अगर हम अपने इलाके की बात करें तो हमारे इलाके में 70 से 80% जो ज़मीनें यानी 4 से 4.5 लाख एकड़ पे हाइब्रिड ही लगता है। मुकेश कुमार 2010 से जिला बदीन में चावल की मिल चला रहे हैं। इसने हमें बताया कि कारोबार में चीन से दरामद की गई कुछ मशीनें बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ाती हैं। यार हमारे पास तो कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ तो हमारे पास लाहौरी हैं, एलिवेटर हैं, राउंड छाने हैं, हल्लर हैं, राउंड झूले हैं, वो तो हमारे लाहौरी हैं। बाकी जो पॉलिश वाले आइटम है ना वो हमारे लाहौर ये चाइना है, मेड इन चाइना ही है। SM18 बोलते हैं उसको, SM18 वो चाइना की है। सेपरेटर जो है वो भी मेड इन चाइना का ही है, वो तो हमारे कराची में डीलर बैठे हुए हैं, उससे ही हम लेते हैं मशीनरी जो इसको हस्की और पॉलिश करती है। जो पॉलिश वाला सिस्टम है ना वो हमारा चाइना का ही लगा हुआ है। बिल्कुल सर, हमें उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान तो खैर एक बहुत छोटा सा मुल्क है, अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का, तो हमें इनसे सीखना चाहिए, इनकी टेक्नोलॉजी से सीखना चाहिए, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लैब्स हैं और जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बनी हुई है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बननी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी साइंसदान पैदा हों, और इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे मुतारिफ़ हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे भी आएँ, तो इससे यकीनन हमें बहुत फ़ायदा होगा। आलू हालिया चंद दहाइयों में पाकिस्तान की इंतहाई तेजी से बढ़ने वाली अहम ग़िज़ाई फसलों में से एक बन गया है। आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल सन 2009 में कायम हुआ, जिसने पाकिस्तानी किसानों को आलू की 11 अक़साम मुतारुफ करवाई हैं।
आज आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद इजाजुल हसन अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं। आलू पाकिस्तान में चौथी अहम और नकदावर फसल है जो 3 लाख हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है। ताहम इसे आला मयार के बीजों की कमी का मसला भी दरपेश है और हर साल 20,000 टन आलू के बीज पाकिस्तान में दरामद किए जाते हैं। इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल आलू की मुकामी इकसाम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल के साइंसदानों ने अपनी शबाना रोज़ काविशों से जो वैराइटीज़ डेवलप की हैं उनमें PRI रेड, PRIS रूबी, सदफ, साहिवाल रेड, साहिवाल वाइट, कॉस्मो, सियालकोट रेड, रावी, सतलुज, कश्मीर और इजाज़ 22 है। ये वो वैराइटीज़ हैं जो हमने अपनी लोकल कंडीशन में इनको जहाँ सिर्फ डेवलप किया है, इसकी ब्रीडिंग यहाँ पे हुई है। क्योंकि हम पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल का जो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें मरी भी हमारे पास एक सब स्टेशन है जहाँ पर इसकी ब्रीडिंग करते हैं। तो ये हमारी वैराइटीज़, इनका जो यील्डिंग पोटेंशियल है वो वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं से जनरली बात करूँ तो ये हमारी जो बाहर से हम सीड इंपोर्ट करते हैं उसके एट पार हैं और कुछ वैरायटी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। आलू की अच्छी इकसाम तैयार करने के अलावा इंस्टीट्यूट का एक और बुनियादी फर्ज आलू के काश्तकारों की रहनुमाई करना है। उन्हें आलू की इकसाम की बेहतरीन पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही देना है। फसल के मौसम के दौरान किसानों को तरबियत देने के लिए 3 मॉड्यूलर प्रोग्राम तय किए गए हैं। पहली ट्रेनिंग सेशन में हमने फार्मर्स को SPS पे फाइटोसेंट्री जो इश्यूज हैं पोटैटो के कि अपने हेल्दी पोटैटो कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे आपने इसकी ट्रेसेबिलिटी को और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जिसमें ग्लोबल गैप कहते हैं उसको उस तरह अपने पोटैटो प्रोड्यूस करना है ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा पोटैटो जो है वो एक्सेप्ट हो। दूसरे नंबर पे हमारा है मार्केट इशू पर हमने बात की कि मार्केट कैसे सर्च करनी है आपने और किस तरह मार्केट की जो मेजर प्लेयर्स हैं उससे आपने कैसे निगोशिएट करना है ताकि हम अच्छा अपना हमारा जो एक्सपोर्टर है वो अच्छा रेट ले सके। तीसरा हमने इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वालों को हमने इसमें ट्रेनिंग दी कि आपने कैसे वैल्यू एडिशन में आना है और किस तरह आपने जो रॉ प्रोडक्ट है आपकी रॉ मटेरियल कैसे चॉइस करनी है, कैसे चूज़ करना है, कैसे उसको फिर उसको वॉशिंग, उसकी स्टोरेज और उसको जो सारे उसके प्रोसेस जो प्रोसेस लाइन है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे प्रोसेस लाइन के बड़े अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं, ये हमने 2 डेज़ हमारा 2 to 3 डेज़ ट्रेनिंग सेशन था और पूरे पंजाब से हमने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने उसमें इन्वाइट किया और उसमें उनको ट्रेनिंग दी। इंस्टीट्यूट आलू के बरामद कुनंदगान को फायदा पहुंचाने और सहूलत फराहम करने के लिए आलू की सर्टिफिकेशन पर भी कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसमें किया कि पहले हमारा जो एक्सपोर्टर था वो यहाँ से कोर एरिया से पोटैटो लोड करके ले जाता था कराची, वहाँ जाके वो ग्रेडिंग करता था, सॉर्टिंग करता था, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट की परमिट मिलता था। तो इसमें उसका काफ़ी सारा उसका पोटैटो ज़ाया भी हो जाता था, कुछ उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी उसको फेस करना पड़ते थे। तो उसको क्रैब करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ DPP ने उकाड़े में अपना एक ऑफिस बना लिया। अब यहीं पे ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके और सर्टिफिकेट के साथ वो डायरेक्टली शिपमेंट लेके जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट डॉक पे जाता है और वो एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है और उनका जो उसमें ईजमेंट हो गई है उनकी एक्सपोर्ट का जो चैनल था। इसी तरह हमने जो तीसरा बड़ा अहम काम किया जिसमें समझता है कि जहाँ पोटैटो का हमारा ये एक कंसाइनमेंट जाती है रशिया में, तो कपल ऑफ ईयर्स बैक हमारी जो पोटैटो था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं होने दिया और बैन कर दिया और ये कहा कि हमारे पोटैटो में नीमाटोड है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल ने ये इनिशिएटिव लिया। हमने विद इन 2 वीक्स जितना भी कोर एरिया वहाँ से हमने 2000 सैंपल कलेक्ट किए, सॉइल सैंपल लिए, हमने उसके रेजिड्यू सैंपल लिए और ये हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद मिल के ये हमने इसको एनालाइज किया। और मैं आपको ये बताऊं कि लकीली वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस कि कहीं पे भी पोटैटो सिस्ट नीमाटोड था। तो फिर हमने ऑन दैट बेसिस फिर हमारे पास रशियन डेलीगेशन आया, उसने भी हमारे साथ इसमें हमारे साथ विज़िट किया और सारी सैम्पलिंग के दौरान और एनालिसिस के दौरान उसने इसको किया। आफ्टर दैट रिपोर्ट और आफ्टर दैट सर्वे फिर हमारी कंसाइनमेंट क्लियर हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह वही हम सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे पास नीमाटोड का कोई इशू नहीं है और हमारा जो पोटैटो वो नीमाटोड फ्री है। आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल भी बहुत ज्यादा बैनुल-अक़वामी तावन पर तहकीक करता है। एक मिसाल चीन के साथ आलू के निशास्ते से मुताल्लिक प्रोग्राम है, क्योंकि हालिया बरसों में
चीन में आलू के नशास्ते की सनती मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। जहाँ तक आपने बात की पोटैटो की वैल्यू एडिशन की, तो पोटैटो वाहिद ऐसी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन दुनिया में है। और आपको शायद सुन के हैरत होगी कि 280 प्रोडक्ट हैं पोटैटो से बनते हैं जो कि पेटेंट प्रोडक्ट हैं। और अगर आप इसमें सिर्फ चिप्स और क्रिप्स नहीं हैं बल्कि बहुत सारे इसके यूजेज हैं। पोटैटो को हम इसमें कन्फेक्शनरी में यूज़ करते हैं, पोटैटो स्टार्च, फिर इसका कॉस्मेटिक में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, फिर इवन फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ है पोटैटो को स्टार्च का, उसके बायो प्रोडक्ट्स का। तो ये इस हवाले से इसमें बहुत सारा इसमें स्ट्रेंथ है, बहुत सारा इसमें इसके अंदर पोटेंशियल है जिसको हम पोटैटो को हम यूटिलाइज उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसी हवाले से मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि 2018-19 में चाइना के साथ मिलकर हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी की कि चाइना को रिक्वायरमेंट है पोटैटो स्टार्च की। तो हमने यहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने एक हमारा सेगमेंट है, हमारा यूनिट है, ADU से हम कहते हैं, हमने इस प्रोजेक्ट को लिया और हमने इस पर फिजिबिलिटी स्टडी की कि हमारी जो वैराइटीज़ हैं उसमें कितना स्टार्च हम ले सकते हैं, कितना हार्वेस्ट हो सकता है, कितना प्रोसेस हो सकता है। सैयद एजाज का ख्याल है कि मुस्तकबिल में जैसा कि CPEC के दूसरे मरहले ने ज़राई तावन और मुख्तलिफ पाकिस्तानी अजनास की चीन के साथ तिजारत के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है, चीन के तावन से पाकिस्तान में आलू की सनत को मजीद बेहतर किया जाएगा। तो इस हवाले से बड़ा पोटेंशियल है। CPEC के हवाले से भी जहाँ आप देखें जो हमारा सब कोर एरिया है जहाँ पर सीड मल्टीप्लाई वो है GB का इलाका है। तो GB में जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ से सीड हम जो है ना वो ना सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सीड पोटैटो को। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे।